आकाश छूने की मेरी इच्छा ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन भी खींच ली। पर तब मैं ज़मीन को देखती ही कहाँ थी। मैं तो ऊपर टंगे आकाश को ताकते हुए अपना लक्ष्य पाना चाहती थी। तब अगर कुछ दिखाई देता था तो वो था केवल दूर दूर तक फैला नीला आकाश, जहाँ उड़ा तो जा सकता है पर उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता। ऊंचाइयों का कब स्पर्श हुआ है? जब हाथ उठाओ वे और ऊंची उठ जाती हैं, मरीचिका की तरह, एक भ्रम की तरह। आकाश जो नीला दिखता है पर कैसा है कौन जानता है। जमीन कठोर हो चाहे उबड़ खाबड़, पर उसका स्पर्श हमें धरातल देता है, पैरों को खड़े रहने का आधार। पर ये एहसास तब कहाँ था। मैं तो जमीन के इस ठोस स्पर्श को पहचान ही नहीं पाई। अंदर ही अंदर आज ये महसूस होता है कि जमीन से सदा जुड़े रहना ही आदमी को जीवन के स्पंदन का सुकून दे सकता है। आज इतने वर्षों बाद उसी शहर में लौटना पड़ रहा है और जिंदगी की किताब का वह पन्ना जो मैं यहाँ से जाते वक्त फाड़ कर फेंक गई थी, आज वही पन्ना हवा के झोंके से उड़ आए पत्ते की तरह मेरे आंचल में आ पड़ा है। उस पर लिखा जिंदगी का स्वर्णिम इतिहास फिर स्मृति पटल पर उभरने लगा। यादों का भी क्या खेल है, चाहो ना चाहो पर वक्त बेवक्त यादें आ ही जाती हैं और उन्हीं क्षणों की अनुभूतियाँ दिल में जगा ही जाती हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। एक कसक बन याद दिलाती ही जाती है जिंदगी अपने गुजरे अतीत को। जैसे जैसे इंदौर पास आ रहा था, मेरी धड़कन अनजाने भय से तेज होती जा रही थी। पता नहीं सुजय लेने आते हैं भी या नहीं। मन दुविधा में है। 10 वर्ष लंबा अंतराल हमारे बीच से गुजर गया है। पसरे हुए इस समय, और समय ही क्यों, जाने क्या क्या गुजर गया है। फिर भी एक विश्वास था मन में सुजय के आने का। देवास के बाद वही जाना पहचाना रेल रूट। धड़धड़ाती हुई एक ट्रेन मन के अंदर भी दौड़ रही थी। गांधी हॉल के पास से गुजरते हुए दिल की धड़कन तेज और तेज हो गई। बस आने ही वाली थी इंदौर स्टेशन। सुजय, 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 बस यही एक नाम दिलो दिमाग पर गूंज रहा था। एक पल को लगा 10 साल सुजय से अलग रहकर भी, अविनाश का साथ होने के बावजूद, शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब सुजय यादों में न आया हो। मैं क्यों नहीं भूल पाई उसे। सच तो ये है कि मेरे रोम रोम ने सुजय से ही प्रेम किया था। शायद आज भी मैं सुजय से ही प्यार करती हूँ। अविनाश तो बस गाड़ी स्टेशन पर रुकते ही नज़र बेचैनी से सुजय को तलाश कर रही थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद सुजय ना आए, पर तब भी मन का कोई कोना आश्वस्त था कि सुजय जरूर आएगा। यदि न आया तो? शंका ने सिर उठाया। पर सुजय सामने से हाथ हिलाते हुए दिख गया। मैंने भी हाथ हिलाया। लगा जैसे मैं फिर जीत गई। गाड़ी से उतरते ही सुजय ने हाथ मिलाया। हाथ पकड़ते ही मुझे लगा सुजय 10 साल के विरह में दोनों हाथ फैलाएगा, मुझे बाहों में समेट लेगा और कहेगा, मैं जानता था तुम ज़रूर वापस आओगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हेलो सुरभि, कैसी हो? सुजय ने मुस्कुराकर पूछा। ठीक ही हूँ, छोटा सा जवाब दे मैं चुप हो गई थी। सुजय सहज था, पर मैं उसके हेलो से आहत हुई थी। बगैर ज़्यादा कहे मैं सुजय के साथ आगे बढ़ गई। सूटकेस गाड़ी की डिक्की में रखकर सुजय ने कहा, चलें? मैं चुपचाप सुजय के साथ वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। उसका चेहरा शांत था। वह निर्विकार भाव से गाड़ी स्टार्ट कर चल दिया। गाड़ी स्टेशन से बाहर निकलकर वह मुझे बरसों पुराने हमारे फेवरेट कॉफ़ी हाउस में ले गया। मैं सोच रही थी, सुजय वहाँ ले जाकर उन पुराने दिनों को ताज़ा करना चाहता है। मैंने ध्यान हटाना चाहा इन बातों से। कितना बदल गया है कॉफ़ी हाउस। हाँ सुरभि, समय के साथ बदलाव आ ही जाता है। देखो तुम भी तो पहले से मोटी हो गई हो।
हाँ, कुछ बदलाव ना चाहते हुए भी आ ही जाते हैं। मोटा होना भी उन्हीं अनचाहे बदलाव में शामिल है। एकदम गरिमामय, वातानुकूलित कॉफ़ी हाउस का हॉल, कांच वाली टेबलें, चारों तरफ गमले में सजे हरे भरे पौधे। पहले कहाँ था ये सब यहाँ? अच्छा लगा मुझे तुम्हारे साथ यहाँ आना। गुजरे हुए लम्हों को फिर से जी लेने का मन होने लगा। याद है, तुमने आगे बढ़कर मेरे लिए स्टील की वह सुंदर चेयर खींची थी और अदब से कहा, बैठो सुरभि। कॉफ़ी के साथ तुमने कटलेट का भी ऑर्डर दिया था। कटलेट तुम्हें पसंद नहीं थे, पर तुमने कटलेट स्वाद से खाए। तुम्हारा स्वाद भी बदल गया है। सुजय, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है आजकल? एकदम बढ़िया, सुजय मुस्कुराया। और तुम्हारा? अच्छा चल रहा है। इस बार मुझे एमपी की फ़ोटोग्राफ़ी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सोचा इसी बहाने कुछ दिन तुम्हारे साथ रहने को मिल जाएगा। कब से काम शुरू कर रही हो? सुजय ने बगैर किसी उत्साह के पूछा था। शायद कल से, मैंने सहर्ष बताया। तुम फ्री हो ना सुजय? बस आज किसी तरह कुछ घंटे निकाल पाया हूँ। नहीं निकलता तो तुम समझती मैं अब तक नाराज़ हूँ तुमसे। मैं अंदर ही अंदर एक बार फिर आहत हुई थी। सुजय के पास आज भी मेरे लिए समय नहीं है। मैं कॉफ़ी ख़त्म कर उठ खड़ी हुई थी चलने के लिए। गाड़ी में बैठते ही सुजय ने पूछा, तुम्हें कहाँ ड्रॉप करना है? घर। हाँ हाँ, पर किसके घर? सुजय ने चेहरा मेरी तरफ किया था। अपने घर सुजय। एक बार मैं फिर देखना चाहती हूँ उस घर को। मैं आंखों के नम हो आए कोरों को रोक लेती हूँ झपकने से। झपकेंगे तो बूंदें टपक ही जाएंगी और मैं सुजय के सामने कमज़ोर पड़ जाऊंगी। सुजय ने गाड़ी मोड़ दी। अब गुलमोहर चौराहे से आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में हम उसी घर के सामने थे। मैं उतरने लगी तो सुजय ने रोका था। बाहर से ही देख लो सुरभि, ये घर तो 7 साल पहले ही हम बेच चुके हैं। क्या? हाँ। तो अब कहाँ रहते हो? विजयनगर में। ये कोई नया नगर है क्या? नया नहीं है। अब वहाँ हमारे पास फ्लैट है। क्यों बेचा सुजय? मैं नहीं तो तुम तो जुड़े रहते इस घर से। मैं मन ही मन सोचने लगी थी। सुजय ने गाड़ी फिर स्टेशन वाली रोड पर मोड़ ली थी। मैं चुप बैठी थी। एक बार फिर मैं आहत हुई थी। गाड़ी होटल वेलकम के सामने रुकी। सुजय ने रिसेप्शन पर पूछताछ की और मेरा सामान रूम में पहुंचा दिया। मैं चुप्पी साधे रही। मुझे लगा सुजय मुझे घर नहीं ले जाना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसकी अस्त व्यस्त जिंदगी मेरे सामने उजागर हो। अपने टूटे दिल और बिखरे घर को वह समेट नहीं पाया होगा आज तक। इसीलिए घर की बजाय होटल में छोड़ रहा है। मैं चलता हूँ सुरभि। तुम अभी यहीं पर हो तो मुलाकात होगी ही। अगर कुछ परेशानी हो तो मुझे इन नंबरों पर कांटेक्ट कर लेना। और हाँ, यहाँ की स्पेशल सब्ज़ी लंच में ज़रूर ऑर्डर देना। मैं चलता हूँ। वो जल्दी में था। मेरा जवाब सुने बगैर ही चला गया। अगर सुजय की जगह अविनाश ऐसा करता तो मैं तूफ़ान खड़ा कर देती। पर सुजय के इस बर्ताव पर उदासी ने मुझे घेर लिया था। मैं रूम लॉक करके लेटी तो झपकी आ गई। 2 घंटे बाद आँख खुली तो उठने का मन नहीं हुआ। एक मनहूस बोरियत पसरी थी कमरे में। मैं सोच कर आई थी कि सुजय को पछतावा होगा मुझसे अलग होने का। वह एक बार फिर आग्रह करेगा, सुरभि अब घर लौट आओ। पर ऐसा कुछ नहीं लगा सुजय के व्यवहार से। रिश्तों का अटूट बंधन ना सही, पर कोई तो धागा जुड़ा ही होगा यादों का। पर एक औपचारिक व्यवहार कुशलता के अलावा सुजय में कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। अब क्या करूं? सही सोचते हुए अब क्या करूं यही सोचते हुए उठी। चाय का ऑर्डर दिया और नहाने चली गई। नहाकर निकली तो थोड़ा फ्रेश लग रहा था। मैंने हल्के गुलाबी रंग की शिफॉन वाली
ड्रेस पहनी, तैयार हुई और कैमरा लेकर होटल से बाहर आ गई थी। ऑटो ले राजबाड़े तक जाने का मूड बनाया। मिनी मुंबई। कुछ लोग कहते हैं इंदौर मुंबई का बच्चा है, पर मुंबई जैसा यहाँ कुछ भी तो नहीं है। ये शहर एकदम अलग है, सहज सरल। मल्टी स्टोरी घर ज़रूर बनते जा रहे हैं, पर लोग अब भी मालवा की सांस्कृतिक खुशबू समेटे हैं। दुकानों पर चाय कॉफ़ी का ऑफ़र होती है। रिक्शे वाले बहन जी या मैडम बुलाते हैं। पता पूछने पर लोग साथ जाकर घर बता आते हैं। और कहीं है इतना अपनापन। इंदौर की यही खास बात मुझे अच्छी लगती है। मैंने हल्का सा सर दर्द महसूस किया। पर्स में देखा तो दवा मिल गई। पानी का पाउच दुकान से लेकर दवा ले ली। राजबाड़े के जीर्णोद्वार के बाद अब राजबाड़ा नए स्वरूप में देखा तो कई एंगल से फ़ोटो ले डाले। एकदम अलग ही ढंग के फ़ोटोग्राफ लिए इस बार। सामने वाले गार्डन में माता अहिल्या के भी फ़ोटो खींचे। अकेले घूमने में मज़ा नहीं आ रहा था। कितना घूमती थी मैं सुजय के साथ राजबाड़े और सराफे में। रबड़ी, गराड़ू, देसी घी की जलेबी, कितना स्वाद है यहाँ के खाने में। राजबाड़े के पीछे चाट, पकौड़ी, समोसा सब कितना पसंद था मुझे। पर सुजय को ये सब कभी कभी ही अच्छा लगता था। वह रोज़ आता था मेरे साथ। पहले एक एक दोना लेते, दोनों मिलकर टेस्ट करते, फिर एक बार लेते। शिकंजी की ठंडक मन में उतर आती। सुजय तो शाम होते ही पूछते थे, आज चटोरी कहाँ ले जाएगी। यादों के झुरमुट में भटकते हुए मैं उसी चाट हाउस के सामने पहुंच गई थी, पर अकेले खाने का मन नहीं हुआ। कुछ देर रुककर खाती हुई भीड़ के फोटो लिए और पलटने लगी तो सुजय की आवाज़ सुनाई दी, ए सुरभि रुको। पलटी तो सुजय मेरी ही तरफ आ रहा था। मैं रुक गई। मेरे बगैर ही कुछ खाए जा रही हो। जानती हो तुम्हारे जाने के बाद कई दिनों तक दुकान वाला पूछता था, आपके साथ वो चटोरी मैडम नहीं आती अब। मैं मुस्कुरा दी, हल्की सी चपत लगा देती, ये मजाक कर रहे हो क्या, पर ऐसा कुछ नहीं कर पाई। सुजय मेरे हाथ में पेटिस चटनी का दोना पकड़ा एक छोटे से बच्चे को लेने आगे बढ़ गया। एक खनकती सी आवाज़ सुनाई दी, सुजय देखो ईशान कहाँ है। मैंने आवाज़ की तरफ देखा। दुबली पतली गोरे रंग की सुंदर सी स्त्री सुजय से बच्चा ले रही थी। वो तीनों मेरे पास आ गए थे। सुजय ने परिचय करवाया, सुरभि ये है निवेदिता, माय वाइफ, और ये हमारा ईशान। और निवेदिता, सुरभि को तो तुम जानती ही हो। हेलो, हाय। निवेदिता, निवेदिता, माय वाइफ, मेरे कानों में शीशा सा उड़ेलते हुए शब्द थे। सुजय ने शादी कर ली, उसका बेटा भी है। सुबह 2 घंटे साथ रहा पर बताया तक नहीं। मैं भी बच्चे को गोद में ले प्यार करने लगी। बेटा सचमुच बहुत ही प्यारा है, एकदम सुजय की तरह। मैंने पर्स में हाथ डाला। हजार हजार के 2 नोट थे। मैंने 500 का एक नोट बच्चे को मैंने 1000 का एक नोट बच्चे को शगुन कहकर पकड़ा दिया था। पैरों में अब मानो ताकत नहीं थी। मैं फिर मिलने का वादा करके रिक्शा से होटल लौट आई। सारे रास्ते निवेदिता माय वाइफ शब्द मेरा पीछा करते रहे। मैं थक गई थी खुद से लड़ते लड़ते। मैं अब भी सुजय से बंधी हूँ मन से, और सुजय एक बार भी एक्स वाइफ के रूप में भी नहीं मिलता, ना ही किसी से मिलवाता है। कल मिलती हूँ कहकर मैं लौट आई थी होटल में। लंच मैंने लिया ही नहीं था और डिनर लेने का अब मन नहीं था। कमरे में लौटकर मैंने ढाल हो पलंग पर पड़ी रही। खूब रोई थी। इतना तो शायद जब सुजय से अलग हुई तब भी नहीं रोई थी। कमरे में अंधेरा पसरा था, पर मन लाइट जलाना नहीं चाहता था। शायद बिजली के उजाले में खुद को खुद ही फेस नहीं कर पाने के डर से अंधेरे में छिपकर बचाना चाहती थी। पर क्यों?
अंधेरे में जो मानक गढ़े और जिनको आधार बनाकर मैंने अपने भविष्य को गढ़ा था, उससे यदि मैं खुश और सुखी रह सकती होती तो आज रोती ही क्यों। कितना सरल सहज जीवन था जो सुजय के आगोश में सुरक्षित सा था, पर महत्वाकांक्षा उछाले मार रही थी। गृहस्थी के दायित्व यूं तो कुछ थे ही नहीं, पर तब भी मैं उस बंधन से मुक्ति मांग बैठी थी। पर समय ने मेरे सारे मुगालते दूर कर दिए। आज सुजय, निवेदिता और उनके बच्चे को जिंदगी जीते हुए देखा, तभी से लगा मैं हार गई। अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के बाद भी हार महसूस कर रही हूँ। लग रहा है आज उस मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ जीवन के रास्ते सरल हैं, पर जी पाना अब दूभर है। मैं केवल स्टील फोटोग्राफी में ही कैरियर बनाती रही। नाम, यश, पैसा, क्रिएशंस, रचना, सृजन, कितने शब्द थे मेरे महत्वाकांक्षा की डिक्शनरी में। पर असल तस्वीर तो निवेदिता ने बनाई है सुजय की, ईशान के रूप में। रचना भी वही, सृजन भी और क्रिएशन भी। स्त्री के स्त्रीत्व का अनमोल क्रिएशन मैं नहीं कर पाई। शायद अविनाश न आया होता जीवन में तो महत्वाकांक्षा यूं प्रबल नहीं होती। सुजय जैसा सूर्य था मेरे पास। अब कितना मुश्किल है ऐसे किसी सूर्य को खोज पाना। सुजय सूर्य था, हाँ, पर अविनाश एक ऐसा अकर्मण्य अंधकार ले आया था जिसने नई इच्छा शक्ति जगाई थी। पर आज आभास हुआ कि वे मृत्युमुखी इच्छा शक्तियाँ थीं। उसने मेरे कैरियर में सुविधा का सागर जुटाया, पर मेरा भविष्य डुबो दिया। नहीं भागी होती उस दिशा में तो ईशान मेरा होता। पर तब एक ही जिद थी, नहीं चाहिए अभी बच्चा। मैं एबॉर्शन पर अड़ी रही थी। सुजय रो दिया था मेरे फैसले पर। ऑटोमेटिक कैमरे से तुरंत ईशान की तस्वीर बाहर निकाली। ना चाहते हुए भी उस पर प्यार आ रहा था। उसे घंटों प्यार से देखती रही। अंदर ही अंदर एक अनजानी आवाज़ सुनाई देती रही, मम्मी, मम्मी, मम्मी। और अकेले ही उस फोटो से बातें करने लगी थी मैं। ईशान, तुमने आज जैसे मेरा वजूद ही बदल डाला। माँ बनना शायद स्त्री की आत्मा में दबी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा होती है, जो पता नहीं कब सिर उठा लेती है। सुजय चाहता था मैं माँ बनूं, पर मैं नहीं चाहती थी। अब मैं चाहती हूँ, पर अविनाश के साथ शादी ही नहीं की तो वह बच्चे के लिए क्यों तैयार होगा। मैं उदासी से बचना चाहती थी। रूम से निकलकर होटल के टेरेस पर आ गई। आसमान एकदम साफ था। लाखों तारे टिमटिमा रहे थे। मैं ढूंढने लगी अपने गर्भ से तोड़े उस अंकुर को, जो पता नहीं कौन सा तारा बना होगा। अचानक धीरे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। पलटी तो सामने निवेदिता थी और सुजय बच्चे को संभाल रहा था। सुरभि, हम तुम्हें डिनर के लिए लेने आए हैं, फटाफट तैयार हो जाओ। ये सुजय का स्वर था। मुझे नहीं, मैं यही ठीक हूँ। आप चलिए ना, घर आपको याद करता है। प्लीज़ सुरभि जी, एक बार हमारे लिए चलिए। निवेदिता, मैं कल लंच तुम्हारे यहाँ लूँगी। आज मुझे माफ़ कर दो, आज मन बहुत उदास है। मैंने निवेदिता के कंधे को हल्का सा थपथपाया था। आओ नीचे चलते हैं, यहीं कुछ साथ में लेते हैं। सुजय, तुमने बताया था ना यहाँ की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी है। चलो सब मिलकर टेस्ट करते हैं। वो मान गए। मुझे लगा उन्हें तो मानना ही था। दोनों सरल और सहज हैं, कुंठाएं नहीं पालते। अड़ियल स्वभाव तो मेरा था। इतने मान सम्मान से लेने आए और मैं नहीं गई। सुजय मुझे जानता है, मैं हूँ ही ऐसी, इसलिए उसने बार बार आग्रह नहीं किया। संबंधों में तनाव भरे रहना आदत है मेरी। जानती हूँ कि कहीं ना कहीं गलती मेरी अपनी ही होती है। तभी तो आज यहाँ इस मुकाम पर एकदम अकेली हो गई हूँ। खुद को सुधार कर दूसरों के हिसाब से व्यवहार करके दाम्पत्य में सुख खोजा जा सकता था। प्यार और काम भावनाएं सदा एक सी नहीं रहती। जीवन पर्यंत वे घटती बढ़ती रहती हैं।
सही तालमेल करना आना चाहिए, पर वही मुझे नहीं आता। कमरे से लौट रही थी, रिसेप्शन पर चाबी लेने पहुंची तो पता चला अविनाश का 4 बार फ़ोन आ चुका है। क्या हुआ अविनाश को? फ़ोन लगाया और रूम में ट्रांसफ़र करवा लिया। कैसी हो सुरभि? तुम्हें वो मिले या नहीं तुम्हारे सुजय जी? अविनाश आदत के अनुसार मजाक करने से बाज नहीं आता। अविनाश से बात की तो अच्छा लगा, पर मन पर से थोड़ा सा बोझ कम हुआ सा लगा। मैं फिर कमरे में लौट आई। दिन भर के फोटोग्राफ छाट कर अलग किए, सुबह के लिए कुछ प्लान बनाए, आधा ग्लास रम का बनाया, खुद ही चीयर्स कर लेट गई। ये आधा पैग लेने की आदत मुझे अविनाश ने डाली। उसे लत है, उसके साथ मुझे भी लग गई। सुजय को देर रात तक काम करने की आदत है, पर वह अच्छी सी अदरक इलायची वाली चाय लेता है। पलंग पर पड़े पड़े सोचती रही, सच क्या है? जीवन का सच। लगा सच के लिए भटकना नहीं पड़ता। मैं भटक रही थी। आज सच को पा लिया था। अपने भीतर के सच को अपने भीतर से ही पाना होता है। वो ढूंढने, मांगने या शब्दों से बयान नहीं होता, अनुभव से उतरता है। आज एक सच को मैंने ईशान को देखने के बाद खुद में पाया और पहचाना, और सचमुच कड़वा होता है सच। फोटोग्राफी में अविनाश की मदद और गाइडेंस से तब मेरा काम चल पड़ा था। एक लड़की और इतनी अच्छी फोटोग्राफी, लोग अक्सर ये जुमला बोलते थे और मैं गर्व से तन जाती थी। प्रशंसा अगर कैटलिस्ट है तो अति प्रशंसा स्लो पॉइजन। मेरी बातों, मेरे काम, मेरी कला में अहंकार झलकने लगा था। वो अहंकार ही तो था जो मेरे और सुजय के बीच पसर गया था। वरना आज निवेदिता नहीं, मैं सुरभि ही ईशान के साथ होती। क्यों हो गया ये सब? हमारे तो संबंध भी शुरुआत में अच्छे थे। हमने तो प्रेम विवाह किया था। आज समझ में आ रहा है, संबंध और आपसी समझ जहाँ एक दूसरे के पूरक हैं, वही एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर भी हैं। पर हम प्रेम विवाह के बावजूद बिना एक दूसरे की भावनाओं की कदर किए, बिना उन्हें समझे, एक दूसरे से धीरे धीरे अजनबी होते गए। तो क्या विवाह के शुरू के महीनों में जो कुछ हुआ था वो महज एक आकर्षण ही था? केवल शारीरिक आकर्षण मात्र? शायद हाँ, वो स्वाभाविक था, पर वही मैं चूक कर गई। यही तो वो समय था जब हमें एक दूसरे की रुचियों से, शौक़ों से, पसंद नापसंद से जुड़ना चाहिए था। तभी पनपता वह प्यार जो मैंने निवेदिता की आंखों में लबालब देख लिया था। वही प्यार जो सुजय मुझे करना चाहता था, पर वह अब पूरी तरह निवेदिता को अर्पित है। हाँ, अंततः यही प्यार है जिसके लिए दुनिया भागती है और जिसे मैं ठुकराकर चली गई थी। यही तो वह सिलसिला है जो आगे चलकर एक सुखी, सफल, लंबे वैवाहिक जीवन की नींव बनता है। मैंने नींव रखी ही नहीं और अब ध्वस्त अवशेषों पर आंसू बहा रही हूँ। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करता? और यही हुआ सुजय के साथ। एक दिन मैं अविनाश के आकर्षण में जमीन से ऊपर उठ गई और बिफर पड़ी थी सुजय पर। कहाँ जानती थी, पैरों के नीचे जब जमीन आएगी ही नहीं। होटल के कमरे की खिड़की सड़क की तरफ खुलती है। पर्दा हटाया और सड़क की तरफ देखने लगी। सुबह होते ही उस पर निरंतर ऑटो, टेम्पो, बस, साइकिलों और पैदल यात्रियों का आना जाना चालू हो गया था। बस यही एक भीड़ इंदौर को मुंबई का बेटा बना देती है। स्कूटर पर जाता एक जोड़ा अच्छा लग रहा है। लड़की मस्टर्ड कलर का सूट पहने हैं और चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ है। वह लिपटी हुई सी बैठी है स्कूटर चालक से। उसे लगा आज प्रदूषण से बचाव के नाम पर मुंह पर आतंकवादी स्टाइल में कपड़ा लपेटने के कई फायदे हैं। कोई पहचान भी ना पाए कि कौन किसके साथ घूम रहा है। पर ये उम्र ही ऐसी होती है। वह भी तो स्कूटर पर सुजय के पीछे ही बैठती थी। कितनी बातें थी जो यूं लॉन्ग ड्राइव पर जाते हुए ही होती थी। और अब अविनाश से बात किए 2-3 दिन गुजर जाते हैं। मैं महसूस कर रही थी कि दिलो दिमाग में फिर हताशा रेंगने लगी है। लगा एकाएक बहुत भावुक हो आई हूँ। क्या पाया मैंने, क्या खो दिया? यश, नाम, रुपया, स्वतंत्रता जैसे बड़े शब्द हैं जो मैं प्राप्ति के पर्रे में
रख सकती हूँ। पर दूसरे पर्दे में एक सुंदर घर, बाहों में समेटता पति, मुस्कुराता बच्चा आकर बैठ जाते हैं तो वह पर्दा भारी होता चला है, इतना भारी कि ज़मीन छूने लगता है। दूसरे पर्दे के हवा में लटकने का एहसास एक त्रासदी की तरह कड़वा लगा। ये एहसास इंदौर लौटने के बाद ही ज़्यादा कचोट रहा है। इससे तो न ही आती तो अच्छा था। अविनाश ने तो कहा भी था, क्या करोगी जाकर? सुजय से मिलने का दिल कर रहा है। जो अतीत का हिस्सा हो जाते हैं उनसे मिलना तकलीफ देता है सुरभि। मेरे ख्याल से ना जाओ तो अच्छा है। तुम सुजय से जेलस हो रहे हो अविनाश। तुम पागल हो गई हो। सुजय मुझसे ईर्ष्या कर सकता है, मैं क्यों करूँगा? तुम उसे छोड़ मेरे साथ आई हो। मैं तो मजाक कर रही हूँ अविनाश। मैं इन विचारों से उबरना चाहती हूँ। चाय और नाश्ता रेस्टोरेंट में जाकर लेती हूँ ताकि ध्यान बटे। इडली सांभर मंगवाती हूँ। नाश्ता कर चाय लेती हूँ तो याद आता है यहाँ चाय बेहद मीठी बनती है। मालवा की चाय चाय नहीं, चाय का काढ़ा होता है, पर स्वाद में अच्छी लगी। धीरे धीरे चुस्कियाँ लेने लगी। चाय खत्म हुई तो नज़र सामने बैठी महिला पर गई। नज़रें मिलते ही हम एक दूसरे को पहचान गए। सुरभि, वो महिला उठकर आ गई। वंदना शर्मा? अब शर्मा नहीं, वंदना अग्रवाल हूँ। अच्छा, कब आई इंदौर? बस कल ही आई हूँ। कुछ फोटोग्राफ लेने थे राजबाड़ा, मांडू, महेश्वर वगैरह के। अरे वाह, तुम कैसी हो वंदना? अच्छी ही हूँ। लंच हमारे साथ कर लेना। ये मेरा कार्ड। नहीं वंदना। क्या नहीं? सुजय निवेदिता से मिली? हाँ, उन्हें भी बुला लेते हैं लंच पर। वो चली गई और मैं रूम में लौट आई। रूम में फिर वही अकेलापन था। तन्हाई जीवन को उलट पुलट कर देखने का अवसर देती है और फिर अपनी ही महत्वाकांक्षाओं, अपनी भावनाओं की समीक्षा करने लगा वैवाहिक संबंध कितने शाश्वत होते हैं, कितने पवित्र और सात्विक। अविनाश के उत्तेजनापूर्ण संबंधों में स्थायित्व नहीं है, वे क्षणिक आवेशी थे। सुजय को निवेदिता के साथ संतुष्ट जीवन जीते देख लगा सुजय को दोबारा कभी भी पा लेने का दंभ आज टुकड़े टुकड़े हो गया है। छोड़कर जाना बचपना ही तो था। अब आज मैं आज़ाद हूँ, परिपक्व भी, और गढ़ सकती हूँ अपना जीवन। मैं सुरभि आईने के सामने खड़ी हो गई। माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा आई थी। रंग अब कलसाने लगा है। आंखों के नीचे उम्र झुर्रियाँ बनकर उतरने लगी है। तो क्या मेरा समय टल गया? कमरे में ही सारा दिन अपनी ही नकारात्मक समीक्षा करते हुए निराश हो चली। कमरे में टहलने के बाद स्नान किया, कपड़े बदले, संवार कर देखा तो लगा अब भी अच्छी लगती हूँ। बाहर अंधेरा होने लगा। टैक्सी बुलवाई और पंचमढ़ी के लिए चल पड़ी। अब सुजय को सूचना देना मुझे ज़रूरी नहीं लगा, क्योंकि अब वह मेरा नहीं था, वो था सिर्फ निवेदिता का। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।